हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप निर्दोष हैं और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उस वक्त आप कैसे बच सकते हैं। मतलब कि वो कानूनी पहलू, वो टेक्निकल पॉइंट कौन से हैं जिन पर आप विचार करें और आपके जो वकील साहब होंगे वो विचार करें तो आपको निर्दोष साबित किया जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एफआईआर, आपके 161 के बयान, आपकी जो है चार्जशीट, और यदि 164 के बयान हुए हैं तो वो भी अवेलेबल होते हैं। केस डायरी अवेलेबल होती है और आपके केस से रिलेटेड जो जनरल डायरी होती है पुलिस की वो भी आप ले सकते हैं, उसकी हेल्प भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल होती है। तो अगर आपको निर्दोष खुद को साबित करना है तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप ऐसे वकील को चुने जो आपको निर्दोष साबित करा सकता हो, यानी कि क्वालिटी वकील हो, ऐसा वकील हो जिससे नॉलेज हो। क्योंकि पहले भी कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीजें बहुत हद तक वकील पर डिपेंड करती हैं। आपके जो एडवोकेट साहब हैं वो आपको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और आपके लिए जो एविडेंस है उनको किस तरह से अदालत के सामने रखते हैं ताकि वो उनको माने, किस तरह से आप कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि आप निर्दोष हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट्स की। तो देखिए दोस्तों, जो एफआईआर होती है, एफआईआर के अंदर पूरी बात लिखी हुई होती है, साथ ही उसका घटना का जो समय होता है वो भी लिखा होता है, घटना की दिनांक भी लिखी होती है और इसके साथ साथ जो चार्जशीट होती है उसके अंदर भी ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो आपने, आपके वकील साहब ने, स्पेशली ये काम वकील साहब का होता है क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए मैंने पहले कहा कि वकील साहब आपके बहुत बढ़िया होने चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो आपके एफआईआर और आपकी जो चार्जशीट होगी उनको कंपेयर करेंगे। उसमें कई बार देखने में आता है कि डिफरेंस निकल के आ जाता है और यदि कोई डिफरेंस निकल के आ गया तो ये साबित कर देगा कि ये झूठी एफआईआर दर्ज हुई है। उदाहरण के लिए, एफआईआर में घटना का टाइम अलग दिखाया गया है और चार्जशीट में अलग दिखाया गया है, तो वहां से पता चल जाएगा कि पुलिस की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इसी तरह से आपकी जो एफआईआर होगी उसे 161 के बयानों से भी कंपेयर किया जा सकता है, यदि 164 के बयान हुए हैं तो उससे भी कंपेयर किया जा सकता है। और उस कंपेरिजन में यदि कोई डिफरेंस निकलता है, कोई अंतर निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये साबित करेगा कि आप निर्दोष हैं और आपको गलत मामला बना करके उसमें फंसाया जा रहा है। तो पहले इनिशियल पॉइंट तो यही है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, वकील साहब उन डॉक्यूमेंट्स को लें और नहीं है तो उनको कोर्ट से निकलवाएं, थाने से निकलवाएं, जो भी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार निकलवाएं और उन सबको कंपेयर करें। कंपेयर करके ये चीजें, ये फैक्ट्स बाहर निकालें। कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं 307 का कोई मामला था और उसमें किसी चाकू से या तलवार से वार हुआ है, जो दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अलग अलग लिखा है। जैसे एक में तो लिखा है कि चाकू से वार हुआ और एक में लिख दिया कि तलवार से वार हुआ, तो फर्क आ गया। ये एक में लिख दिया चाकू से वार हुआ और दूसरे में लिख दिया पाटल से वार हुआ। ये जो फर्क होता है ये आपके फेवर में जाता है। इससे ये साबित करना बड़ा आसान हो जाता है कि ये मामला ही झूठा दर्ज कराया गया है, इसीलिए इसमें ये इतने सारे डिफरेंस, इतने सारे लूप होल्स आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों, जब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आपको उसकी बेल करानी पड़ती है। अब यदि जो मामला है वो लोअर कोर्ट में है तो वहां पर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं और यदि वहां से बेल आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, वहां से रिजेक्ट हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जहां से भी जिस भी स्टेज पे आपकी बेल अप्रूव होती है उसके बाद फिर आपके ऊपर मुकदमा कॉन्टिन्यूस चलता है और अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो होती है प्रोसिक्यूशन विटनेस की, यानी जो पुलिस है जिसके द्वारा आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है वो अपनी विटनेस पेश करेगी। पुलिस ने जिन जिन लोगों को गवाह बनाया है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनके बयान लिए जाएंगे। बयान लेने के बाद आपको क्रॉस का मौका मिलेगा, यानी आपके जो वकील साहब होंगे उनको ये कहा जाएगा कि अब आप इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, सवाल पूछिए। यही वो मौका होता है जहां वकील साबित करता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट होता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के बलबूते पर आपको निर्दोष साबित किया जा सकता है। अब ये हर वकील का अलग टैलेंट है कि वो क्या निकाल ले उस गवाह से, क्या ऐसी बात उससे उगलवा ले जो आपके फेवर में चली जाए और आप निर्दोष साबित हो जाए। इसके साथ साथ जो आपके वकील साहब होंगे उनको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि जो प्रोसिक्यूशन ने गवाही दी है और जो उसके पहले बयान हुए हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अगर उनमें डिफरेंस है तो उनको लेकर भी क्रॉस में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछा जा सकता है कि पहले उसने ये बयान दिया था, बाद में ये बयान दे रहा है,
तो उससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है ताकि वो अपनी बात में फंस जाए और चीजें आपके फेवर में हो जाए। पुलिस वाले प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जिसकी भी गवाही कराते हैं उसके 161 के बयान और आपकी गवाही दोनों बहुत मैटर करती है, दोनों में डिफरेंस आएगा तो वो आपके फेवर में जाएगा। तो ये आपके वकील साहब की जिम्मेदारी है कि वो उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि उसके जो 161 के बयान और अभी के बयान हैं उसका जो डिफरेंस है वो उससे उगलवा लें, इस तरह से उगलवा लें कि वो चीजें आपके फेवर में चली जाए। दोस्तों जब ये स्टेज पूरी हो जाती है इसके बाद 313 की स्टेज आती है, यानी कि जो कोर्ट होती है वो डायरेक्ट अभियुक्त से, यानी कि जिसके ऊपर केस चल रहा है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। यहाँ पर जो अभियुक्त होता है वो एडमिट भी कर सकता है कि भाई मैंने ही ये अपराध किया है। यदि वो एडमिट कर लेता है तो फिर जो आपकी फाइल होती है वो सीधा जजमेंट में चली जाती है। और यदि जो अपराधी है वो ये कहता है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मना कर देता है, तो फिर कोर्ट उससे पूछती है कि भाई आप अपनी सफाई में कोई साक्ष्य देना चाहते हैं, कोई एविडेंस देना चाहते हैं। तो यदि वो व्यक्ति कह देता है कि हाँ मैं देना चाहता हूं, तो जो आपकी फाइल होती है वो डिफेंस एविडेंस पे चली जाती है। अब आपको गवाही का मौका मिलता है। इस स्टेज पर अपराधी जो होता है, अभियुक्त जो होता है, वो अपनी तरफ से गवाहों को कोर्ट में पेश कर सकता है। वो गवाही देते हैं और उन गवाहियों के बेस पर आप ये चीजें कोर्ट के सामने ला सकते हो कि मैं निर्दोष हूं। यानी कि यदि वो गवाही देते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है, हमारे सामने वहां लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और हमला भी किया गया, लेकिन हमला किसी और व्यक्ति ने किया था, इसने नहीं किया था, तो वो आपके फेवर की बात हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कोई झूठी गवाही ना दे, क्योंकि झूठी गवाही के लिए भी फिर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइल होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट में चली जाती है, यानी जो फाइनल बहस होती है वहां चली जाती है। अब दोनों पक्षों का जो वकील होता है, यानी स्टेट की तरफ से जो वकील होता है और आपकी तरफ से जो वकील होता है, उनकी बहस होती है। वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट को बताते हैं और कोर्ट उन दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनती है। आपने जो डिफेंस में गवाहियां पेश करी है उनको देखती है, पुलिस ने प्रोसिक्यूशन एविडेंस के टाइम पे जो गवाहियां पेश करी है उन्हें देखती है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में लगे होते हैं, FIR है, चार्जशीट है, 161 के बयान है, 164 के बयान है, 313 है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए ये तय करती है कि आप दोषी हैं या नहीं हैं। तो यदि आप इन सारे टेक्निकल पॉइंट्स पर वर्क करते हैं, आपके वकील साहब ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखा है, तो निश्चित तौर पर अगर आपको गलत फंसाया जा रहा है तो आप छूट सकते हैं। लेकिन यदि आपने इन टेक्निकल पॉइंट्स पर वर्क नहीं किया है और उल्टे सीधे तरीके से केस चलता आ रहा है, तो भैया फिर निर्दोष होने के बावजूद भी कई बार व्यक्ति जेल में चला जाता है। इसलिए हमें डे फर्स्ट से, पहले दिन से इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, अच्छा वकील करना चाहिए और तब इन चीजों को तरीके के साथ सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी लेकर मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।